हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सईद फ़खर दुरानी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज हम बात करेंगे 3 इशूज़ के ऊपर। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर के बयान के ऊपर बात होगी, जो उन्होंने कहा है कि वो खुद बात करेंगे अफ़गानिस्तान की हुकूमत के बारे में। उन्होंने जो मरकज़ है या पाकिस्तान की जो कौमी शनाख्त है उससे हट कर बात करने की कोशिश की है। इसका बैकग्राउंड क्या है और उसके क्या नताइज निकलेंगे, एक तो इसके ऊपर बात होगी। दूसरे नंबर पर कौमी असम्बली और सेनेट में जो कानून साजी होनी है उसके बारे में पार्टी पोजीशन क्या क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और हुकूमत के पास कितने नंबर है, थोड़ी सी मुख्तसर सी उसके ऊपर बात होगी। और तीसरे नंबर पर बात होगी जज दिलावर जो थे इस्लामाबाद में, जिन्होंने फैसला दिया था जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कर रही है और मरकज़ में उनकी तरफ से या उनके एक अजीज़ की तरफ से क्या किया गया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। फ़खर दुरानी से बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर, आप ठीक हैं? शाहजी अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं। आज तो आपकी जो वेस्ट कोट है ना, अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। नई, नया डिज़ाइन भी नया है, नहीं है? हाँ। अच्छा, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छे लग रहे हैं। तो ये बताएं कि खबर क्या है? शाहजी, खबर कल से जो चर्चा है ना, वो अली अमीन गंडापुर का जो एक मुतनाज़िया बयान है उसका ही चर्चा है, जो उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से कहा कि मेरे जो सूबे के लोग हैं वो मर रहे हैं, उनका क्या खून सफ़ेद है। मैं बार बार कह चुका हूँ, एपेक्स कमेटी में ये मामला उठा। मेरे ख्याल में वो पहले बयान सुन लें कि वो क्या है। ये देखें जी, बयान क्या है। मैं कह रहा हूँ यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक ज़बान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज़्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है। मुझे उनसे बात करने दो, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। अब मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। आपने बयान देखा है जी फ़खर, आप बात जारी रखें। तो शाहजी, ये जो है ना बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक वो फेडरेशन का तहत के निज़ाम के तहत चलता है। वफाक की ये सूबे जो हैं ये इकाइयाँ हैं। अब एक सूबा अपनी मन मर्जी से किसी दूसरी रियासत या किसी दूसरे मुल्क के साथ मामलात अपने तय नहीं कर सकता। एक तरीक़ाकार होता है जो वफाक का, उसमें आपके ये जो सिक्योरिटी होती है या फ़ॉरेन पॉलिसी या जो फ़ॉरेन अफेयर्स का होता है, वो हमेशा वफाक के ज़रिए ही उसको वो देखा जाता है। अमेरिका जैसा मुल्क जिसमें रियासतें इतनी इस कदर जो है वो आज़ाद हैं, वहाँ पे उसके बावजूद भी वहाँ पे भी ये जो फ़ॉरेन अफेयर्स का हो या सिक्योरिटी हो या डिफेंस का होता है, वो हमेशा वफाक के पास होता है। और वफाक की ज़िम्मेदारी होती है कि तमाम सूबों की ये इन मामलात के ऊपर वो करना। तो ये कल गंडापुर ने जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारा जो आपका आइन का आर्टिकल है कि लॉयल्टी टू स्टेट है, जो आर्टिकल 5 है, ये उसकी भी एक ख़िलाफ़ वर्जी है कि आप एक वफाक को बाईपास करते हुए किसी दूसरी स्टेट या रियासत के साथ मामलात तय करने के लिए ये ख़ुद से वो कर पड़ें। कल को फिर ये बलूचिस्तान के अपने मसाइल हैं, वो कहेंगे कि हम अपने जो ये जितने तमाम तर मसाइल हैं, हम उसका जिस किसी मुल्क के साथ उनकी मर्ज़ी होगी वो मुज़ाकरात करके अपने मामलात तय कर लेंगे। तो ऐसा नहीं चलता, मेरा ख्याल है। मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं, जब वो हुकूमत में थे तो आपको याद होगा कि वो चाहते ये थे कि तालिबान को पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में दफ्तर भी खोलने की इजाज़त मिल जाए। ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जो 2013 का इनका टर्न्योर था। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से 18 तक इनकी गवर्नमेंट थी और 18 से ऑनवर्ड्स 2021 तक इनकी मरकज़ में भी हुकूमत थी। तो इमरान खान साहब जो है ना, शुरू में इस बात के आमीर हैं कि जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान जो है ना अफ़गानिस्तान की, उनको कतर में दफ्तर दिया गया था, इनको भी तालिबान को भी एक दफ्तर दे दिया जाए। एक्चुअली ये तालिबान का मुतालबा था। तालिबान का क्या मुतालबा था कि आप हमें किसी तीसरे मुल्क में हमारा दफ्तर खोलने दें। जिस तरह तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है, उन्होंने कतर में दफ्तर खोलने की इजाज़त दी। तो जो उन्होंने इनिशियली जो इमरान खान के दौर में जो मुज़ाकरात हुए थे, तो उनमें भी एक मुतालबा ये था। और ख़ान साहब इस मुतालबे के कोई इतने मुखालिफ नहीं थे, हामी थे। लेकिन ख़ान साहब को समझाया गया कि देखें, ये तो फिर आप उनकी हैसियत को कबूल कर रहे हैं। जिस तरह अमरीकी हुकूमत ने इनकी हैसियत को कबूल की और बाद में उनके साथ डील की और अफ़गानिस्तान पूरा दे दिया, फिर वो बात आगे नहीं बढ़ी। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो इन्होंने क्या किया कि तालिबान के हक़ में बयान दिया करते थे। आपको याद हो 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने
अफ़गानिस्तान में अपना कंट्रोल हासिल किया, यानी कि अफ़गान तालिबान ने, जिनके साथ टीटीपी ने मिलकर ये जंग लड़ी थी, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो अफ़गान कौम है और तालिबान है, इन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ी, और बड़ी खुशी का इजहार किया था। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था, वैसे ये नून लीग वालों गलत कहा था, ये भी गलत। अगर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था तो मेरा नहीं ख्याल कि ख्वाजा साहब ने भी ठीक कहा था, खान साहब ने भी गलत कहा था, इन्होंने भी गलत कहा था। क्योंकि वो जो हुकूमत कायम हुई अफगानिस्तान पे, वो तो बंदूक के जोर पे कायम हुई, को वोट दे के तो नहीं हुई। अशरफ गनी की हुकूमत को आपने उठा के परे मार दिया, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने बड़े शादियाने बजाए। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात हुए थे। मुज़ाकरात किसके हुए थे? पाकिस्तान के हुए थे, और उस वक्त जनरल फैज़ हमीद वो मुज़ाकरात करते रहे, और बाद में ISI चीफ की हैसियत से भी इन्होंने मुज़ाकरात को इनिशिएट किया था। और फिर जब वो कोर कमांडर पेशावर तब्दील हो गए तो वो कोर कमांडर की हैसियत से भी वहाँ पर अफ़गानिस्तान गए। अच्छा। और उन्होंने मुज़ाकरात किए। जब ये ISI में थे और मुज़ाकरात कर रहे थे तो इन्होंने गए उधर काबुल में, और काबुल में जब ये गए तो काबुल में जाके इनकी मुलाकात हुई काबुल में जो हुकूमत है तालिबान की, उनके लोगों के साथ। ये सिराज हक़ानी उस मीटिंग में थे। पाकिस्तान से कुछ मुज़ाकरात के लिए जो लोग अरकान पार्लियामेंट कुछ गए थे, अमायदीन गए थे, कबायली अमायदीन गए थे, वो भी थे। तो ये भी वहाँ पर मौजूद थे। और फिर इनकी अलग मुलाकात भी हुई। जो इनकी अलग मुलाकात हुई वो नूर वली महसूद, जो कि TTP के सरबराह, उनसे हुई। और इन्होंने नूर वली महसूद को कहा, जो TTP के सरबराह, इन्होंने उन्हें कहा कि जी देखें, आप यूं करें कि आप पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुकात रखते हैं, आप तो बंद होकर रह गए। तो नूर वली महसूद ने इन्हें भरी महफिल में कहा कि देखें, आप मुझे कह रहे हैं कि हम बंद होकर रह गए, आप बताएं कि एक तरफ आपके अफ़गानिस्तान है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात आपके नहीं हैं, आप यहाँ से बंद हैं। दूसरी तरफ ईरान है, ईरान से आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, आप उधर से बंद हैं। तीसरी तरफ आपके चीन है, वहाँ उनके साथ भी, वो भी आपसे खुश नहीं है, लैंग्वेज का भी एक बैरियर है, वहाँ पर भी आप जा नहीं सकते। हिंदुस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, वहाँ पर भी बंद है। तो एक तरफ ही रह गई आपके लिए, वो समुंदर है। तो आप हमें कहते हैं कि हम बंद हैं, अमली तौर पर आप जंगले में। ये नूर वली महसूद ने किसको कहा था? फैज़ हमीद को। और फैज़ हमीद साहब ने जो काबुल में जो दौरा किया था, वहाँ पर फैज़ हमीद साहब ने उनको जीतने के लिए, नूर वली महसूद को जीतने के लिए उन्हें कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो इन्हें पता लगा कि उनको कोई गाड़ी पसंद है, तो इन्होंने काबुल के एक शोरूम से नूर वली महसूद को एक बड़ी जदीद गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी, वो लेकर तोहफा दे दी। अब ये अगले दिन इनके मुज़ाकरात थे, तो नूर वली महसूद जो हैं वो उस गाड़ी पे नहीं आए। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि यार, मैंने तो आपको बड़े प्यार से तोहफा दिया था, तो वो आप आए नहीं है। तो नूर वली महसूद ने दरोग बगर्दन डावी इनको कहा था कि वो जो तोहफा है ना मेरे, वो मैंने अपना, हमारा एक सिस्टम होता है जो मालखाना या जो भी मालखाना जो हमारा, मैंने उसमें जमा करवा दिए। तो हम इसीलिए आप लोगों के जो तोहफे हैं ना वो नहीं लेते। और क्योंकि आप जो है ना फिर तोहफे दे के हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते। इन शॉर्ट ये कि उनसे मुज़ाकरात इनके हुए और उन्होंने अपनी बातें मनवा ली। उन्होंने 40,000 बंदा भेजा, यानी कि 40,000 टोटल बंदा है, उसमें फैमिलीज भी है। वो आ गए पाकिस्तान के इलाकों में और आज भी यहाँ पर मुकीम है, खैबर पख्तूनख्वा में। और ज़ाहिर है उनका रिकॉर्ड होगा, कोई ना कोई हमारे खुफिया इदारों के पास कोई रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद आपको पता है कि मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े। और चाहते क्या तालिबान? तालिबान चाहते थे 3 चीज़ें। एक, मैंने तीसरे मुल्क के दफ्तर की तो बात आपको बताई दी। बुनियादी बात क्या कहते हैं कि ये जो आपने ट्राइबल एरिया को आपने जम किया है ना, फाटा का मर्जर जो है वो, फाटा का मर्जर, एक तो नंबर 1 वो कहते हैं कि ये आप ख़त्म करें। नंबर 2 क्या कहते हैं? नंबर 2 ये कहते हैं कि आप हमें फाइनेंशियली असिस्ट भी करें, 6 अरब रुपया दें, पाकिस्तानी रुपीज़। यहाँ पर सीरियसनेस थी कि 6 अरब रुपया हम दे देते हैं, कोई कीमत नहीं है अगर पाकिस्तान में अमन आ जाता है। लेकिन फिर एक दूसरी काउंटर ओपिनियन भी आई। उन्होंने कहा कि जी आज 6 अरब रुपया हम इनको दे दें
इस बात की क्या यकीन दहानी है कि ये वापस हमारे पे अटैक करेंगे या नहीं करेंगे? गारंटी को दे तो ये सारा कुछ हो रहा है इमरान खान के दौरे हुकूमत, ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की बात, ठीक है, और बाद में भी वो इस तरह के पैगाम देते रहे। तो ये वो ब्रॉडली बातें थी जो हुई। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो खेल खेलने बड़े ख़तरनाक है। कैसे कि अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं कि पठानों का खून बह रहा है और ये पानी, ये पठानों को यानी कि हमारे पश्तून भाइयों को लिसानियत का जो है ना किसके खिलाफ कर रहे हैं? नॉन पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। भाई ये इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पश्तून भाइयों का खून गिरा है, कोई शक ही नहीं है इसमें। लेकिन यार इसमें पंजाबी भी मरे हैं, इसमें बलोच भी मरे हैं, सिंधी भी इसमें सिंधी भी मरे हैं, सराइकी मरे कराची अर्बन मरे हैं, सराइकी फोत हुए, उर्दू स्पीकिंग मरे हैं, सारे पाकिस्तानी मरे हैं, तमाम मतलब लिसानी उनका जो है ना वो हुआ है। जाहिर है आप अफगानिस्तान के पड़ोस में तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको हुआ, जो बाकी है उनको नहीं हुआ, उनको भी हुआ। तो ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये अल्टीमेटली ये एक कहीं तहरीक ना चला दें कल कला कि जी हम तो उनके साथ मिल गए, मतलब चला सकते हैं ना आप, इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक खेल है और मेरा ये ख्याल है कि ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं मुझे तो बड़ा खौफ आता है इनकी बातें सुन के। शाह जी मैं आपको थोड़ा सा अगर वो बताऊं कॉन्टेक्स्ट, देखें जो 9 मई हुआ था ना वो रातों रात नहीं हुआ था, उसका भी इसी तरह ही एक इन्होंने शुरुआत की थी। इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपना जो उन्होंने वीलॉग का सिलसिला शुरू किया हुआ था वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने फॉलोअर्स और वर्कर्स को बताते थे मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और मुझे ये फ़ौज गिरफ़्तार करेगी, और फिर ये कि आपने जो है ना कहाँ पे वो करना है, एहतजाज करना है, ये सारा कुछ। तो एक जहन साजी के लिए आप पहले इस तरह लोगों को बताते हैं, इनिशिएट करते हैं, और उसके बाद जो है ना ये अमली तौर के ऊपर इसका वो पहनाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी इन्होंने एक इनिशिएट ये एक सोची समझी उसके तहत किया है, मनसूबा बंदी के ज़रिए किया है, और जो कि बड़ा ख़तरनाक होगा विफाक के लिए। सिर्फ फिर ये खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है मसला, आगे फिर बलोचिस्तान भी इस तरह जो है ना वो मुतालबा शुरू कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको अभी से ही वो करना होगा, एड्रेस करना होगा इस इशू को, कोई शक नहीं। इससे आगे चलते हैं मेरे ख्याल में। एक तो ये मामला हो ही गया, दूसरा मामला एक और बड़ा अहम है और वो ये है कि आपको पता है हमने खबर ब्रेक की थी कि एक आइनी तरमीम ज़ेर गौर है, कानून साजी भी ज़ेर गौर है, और हमने यहाँ पे बड़ी तफसील से किया था कि जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार को भी बदला जा रहा है। तो मेरी इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक इख्तलाफ हो गया। अच्छा, पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जो जजेस हैं वो जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है उसका, एक तो पैनल बनाने की बात हुई ना कि सुप्रीम कोर्ट का जज एक पैनल के जरिए आए, आर्टिकल 180 है जिसमें चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए, और हमने आपको याद है हमने बात की थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन को वो चाहते हैं कि वो लगा ले, याद है ना हमने ये बात की थी कि 4 जजेस का पैनल हो, आपने 4 या 5 जजेस का पैनल बनाकर भेजें और उसमें से एक जज को चुना जाए वो चीफ जस्टिस बने, ठीक है। एक तो ये है, लेकिन सूबों में भी जो जजेस की तैनाती है हाई कोर्ट्स की भी, वो हाई कोर्ट्स में भी ज़ाहिर है उसका जो तरीक़ाकार है वो भी बदला जाए, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से जो तरीक़ाकार चला आ रहा है वो ये है कि अब जजेस अपने चैम्बर के लोगों को जज बना लेते हैं, जिसकी जज साहब के साथ सट पंजा है वो जज बन जाएगा। तो इसके ऊपर इख्तलाफ है। इस वक्त जो मेरी इतलात के मुताबिक कौमी असम्बली में इन्होंने नशिस्तें पूरी कर ली हैं, तादाद इनके पास पूरी है, और बाज़ लोग पीटीआई के भी वो भी पुरस्कार तौर पर गायब है। अच्छा, पीटीआई के जो अरकान कौमी असम्बली, आपको शहरियार अफरीदी का ही नजर आए? वो मेरा ख्याल है पिछले दिनों कोई सोशल मीडिया पे तस्वीर आई थी, कासिम सूरी के साथ मिल रहे थे। कासिम सूरी अमेरिका में है, अमेरिका में कासिम सूरी, और रियाज फतेहाना किधर है? वो भी शायद, वो तो मंजर से गायब ही है। मैंने भी सुना कि रियाज फतेहाना भी अमेरिका में थे, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि वो आगे हुए। अच्छा, ठीक है। फिर वो गुम्मन साहब जो है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुम्मन साहब, वो किसी को नजर आए? वो जो चौधरी थे, इम्तियाज चौधरी, वो भी, जो चौधरी इजाज जिनके भाई यहाँ पर आए थे कि जी मेरे भाई को लापता कर दिया गया है, चौधरी इम्तियाज, ये गुजरात के साथ थे ना, मंडी बाउद्दीन के MNA,
वो भी गायब है, और भी कुछ चेहरे गायब हैं। तो ये जो पुरस्कार तौर पर गायब है ना, ये ऐसे ही गायब नहीं है। मेरी इतलात के मुताबिक ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो उन्होंने चीज़ें अपनी पूरी कर ली कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में। सेनेट में 2-3 बंदों का मसला है, वो मेरे ख्याल में शायद ये हल कर लेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी और इनका क्या तनाज़ा क्या है, किस चीज़ के ऊपर है? वो पीपल्स पार्टी, मैंने आपको बताया ना, पीपल्स पार्टी कहती है कि वो जजों की भी इस्तेकाक ना रहने दें, कि जज अपने चैम्बर से लगाएं। अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ी सी अगर आपको वजाहत दूँ, 3 मई को जब हुआ था ना जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ था, जिसके बारे में ये फिर बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि काजी फायज़ ईसा अपनी एक्सटेंशन के लिए वो कर रहा है, उसमें जो लॉ मिनिस्टर ने बताया था ना कि हम आर्टिकल 175A, ये है जुडिशल कमीशन के बारे में, उसकी कंपोजिशन के क्या होगा, जजेस की तैनाती क्या होगी, पूरा एक उसका तरीक़ाकार दिया हुआ है 175A में। उसमें इन्होंने ये बताया था कि हम ये जो जुडिशल कमीशन की हैयत है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हम उसको तब्दील करना चाहते हैं हुकूमत। अब करना क्या चाहते हैं, ये फिर रिसेंट अब उसमें आया जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने परसों अपना वो दिया ना, क्लैरिफिकेशन दिया, उस पर उन्होंने बाकायदा डिटेल में बताया है कि लॉ मिनिस्टर आए मेरे पास, मेरे से मतलब कि वो जुडिशल कमीशन के उसमें, और उन्होंने ये बताया कि जो पार्लिमानी कमेटी है बराए जजेस तैनाती, उसका जो है वो एक रबर स्टैम्प की हैसियत है, क्योंकि जुडिशल कमीशन जो नाम दे देता है वो आगे पार्लिमानी कमेटी एज इट इज़ उसको फॉरवर्ड कर देती है, उस पर कोई एतराज़ लगा के रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो लॉ मिनिस्टर ने या हुकूमत ने इनको बताया, जुडिशल कमीशन को, कि हम चाहते हैं जो पार्लियामेंट है उसको भी एक वेटेज दी जाए उसकी जजेस की तैनाती के हवाले से। और तरीक़ाकार ये अपना रहे थे कि जो पार्लिमानी कमेटी पहले अलहदा से बैठती थी, पहले जुडिशल कमीशन से नाम आ जाते थे फाइनल होके, वो फिर पार्लिमानी कमेटी जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन वो कंसीडर करके आगे सदर को भेज देते थे। अब ये था कि जुडिशल कमीशन को के साथ ही पार्लिमानी कमेटी को अटैच कर दिया जाएगा। तो ये पूरा जुडिशल कमीशन अब पार्लियामेंट और जजेस, जुडिशरी, बार, ये सारा को मिला के जो है ना, वो एक जो इनका इरादा था कि उसको बनाया जाएगा। उसमें ये था कि फिर जब वोटिंग होगी तो उसमें जो पार्लिमान की एक से है वो सुनी जाएगी। तो जो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है और उसको जुडिशरी ने, जजेस ने माना है। अच्छा, वैसे मैं आपको कथा कलामी कर रहा हूँ। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने जो वजाहत दे दी ना, वो कुरान का सहीफा नहीं है, ठीक है। उनके बारे में फुटप्रिंट्स मिलते हैं कि शायद उनके भी दिल के किसी निहा खाने में था कि उनकी नौकरी आगे चले जाए। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हुकूमत के वजीर राना सनाउल्लाह कहते हैं। आपको पता है राना सनाउल्लाह ने क्या? हाँ, वो उसी की तो तरदीद के लिए नहीं, वो कहते, देखे ना, राना सनाउल्लाह कोई आम आदमी नहीं है। या अगर आपको कहें कि वो राना सनाउल्लाह लॉलीपॉप खाता है, वो लॉलीपॉप नहीं खाता। दूसरी बात यह कि काजी फायज़ ईसा साहब के बारे में वो बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं कहना चाहता, वो ज़ाहिर है उसमें एविडेंस वाली मामला है। आई रिस्पेक्ट हिम एज चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री। उनके खिलाफ वो जो मुख्तलिफ मजहबी जमातों ने तहरीक चलाई, हम उसकी सख्त मुखालफत की है हमने उसकी। लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब भी इतने सीधे नहीं है, वो भी जलेबी की तरह सीधे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एज जर्नलिस्ट किसी की अंधी तकलीद में हमायत या मुखालफत नहीं करनी चाहिए। पार्टी पोजीशन बता दूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चले आप पहले पार्टी पोजीशन वो बता दें, मैं ज़रा काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन पे ही थोड़ा सा वो बताना। अच्छा, चलिए, आपको पता है नौशीन हमारी पार्लियामेंट की स्टार रिपोर्टर है। तो नौशीन से मैं बात कर रहा था कि समझने के लिए, मैं कुछ और लोगों से भी बात की, पार्लियामेंट के लोगों को, पार्लियामेंट के अपने लोगों को इतना पता नहीं होता जितना नौशीन को पता। तो नौशीन ने मुझे एक राइट अप बताया जो मैं चाहता हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पढ़ दूँ। नौशीन कहती हैं कि आईनी तरमीम के लिए ज़ाहिर है हमें भी पता है कि सेनेट और नेशनल असम्बली में अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। तो कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 वोट चाहिए। 224 63 है ना, ठीक है। सरकारी फहरिस्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुकूमती नशस्तों पर 210 अरकान है, यानी कि कौमी असम्बली में 14 अरकान और चाहिए। और अपोजिशन में 102 अरकान है। हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहे तो ज़ाहिर है 114 अरकान की ज़रूरत है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 109, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 68, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के काफ के 4-4,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक एक रुकन है। कौमी असम्बली में अपोजिशन नशस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 81, PTI हमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के 8, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के एक एक रुकन है। आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार करने वाले एक एक रुकन भी अपोजिशन नशस्तों पर हैं। ऐसे में JUIP के 8 अरकान हुकूमत की हिमायत भी कर भी दें तो ऐनी तरमीम के लिए 6 अरकान की कमी है। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 और MQM के 3, ANP के 3 MNAs है। यानी कि सेनेट में जिस तरह कि आपको बताया कि वो 4 एक बंदों की ज़रूरत है। और मैं उसके पहले आपको बता चुका हूँ कि नेशनल असम्बली के बंदे इन्होंने पूरे कर लिए। सेनेट में भी जो 2-3 हैं वो मौलाना साहब सख्त बयान दे रहे हैं ताकि उनको और खुश किया जो है ना वो और खुश किया जाए, तो वो मेरे ख्याल में आ जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो अच्छा, इस पे मैं ज़रा काजी फायज़ ईसा वाली बात पूरी कर रहा था। ये जो आप कह रहे थे ना कि काजी फायज़ ईसा सीधे नहीं है, जलेबी की तरह सीधे हैं और वो भी एक्सटेंशन ले सकते हैं, क्योंकि आपने वो जो रेफरेंस दिया राना सनाउल्लाह का, राना सनाउल्लाह ने ये कहा था कि चीफ़ जस्टिस साहब ये समझते हैं कि अगर ये फ़र्द वाहिद के लिए हुआ, पर्सन स्पेसिफिक हुआ, तो फिर वो एक्सटेंशन कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन सब जजेस के लिए अक्रॉस द बोर्ड हुआ तो फिर वो देखा जाएगा। ये बात है। मैं ये समझता हूँ अब भी जो काजी फायज़ ईसा का थ्रू आउट जो उनका कैरियर रहा है ना, उसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत चाहे ये आइनी तरमीम, क्या कैरियर है मुझे बताएं। उसमें मैं बताता हूँ, जो उन्होंने जब से चीफ जस्टिस बने हैं, एक बार भी हमेशा जज की हैसियत से भी बताता हूँ, पहले ये रिसेंट मोस्ट चीफ जस्टिस के हवाले से बता दूँ, पार्लियामेंट में आज तक किसी जज ने कदम नहीं रखा सर्विंग या चीफ जस्टिस, उन्होंने पार्लियामेंट का वो किया। इसी तरह के उन्होंने बाकी जितने इलेक्शन कमीशन की जो हदूद हैं उसको तस्लीम किया, बाकी इदारों की जो हदूद हैं उनको तस्लीम किया। जो सबसे अच्छी बात, कोई भी एक आम क्लर्क भी हो ना तो वो अपने अख्तियारात को नहीं छोड़ता। एक चीफ जस्टिस ने अपने अख्तियारात को डिवॉल्व करके मज़ीद जजेस में, ये उनको पता भी था कि हो सकता है उनकी वो मेजॉरिटी ना रहे जितनी फैसला साजी, क्योंकि चीफ जस्टिस का एक तो सुओ मोटो लेने का अख्तियार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बेंच कॉन्स्टिट्यूशन का अख्तियार जिसका तनाज़ा रहा था, चाहे वो बंदियाल के दौर में हो, जस्टिस गुलजार के दौर में हो, साकिब निसार, जो हुकूमत ने कहा, किसने जो हुकूमत ने नहीं शाहजी, ये आप ट्विस्ट कर रहे हैं, ये हुकूमत ने नहीं, चीफ जस्टिस ने अपने अख्तियारात तफवीज कर दिए, नीचे तक कोई भी नहीं करता। एक मिनट ना, आप एक ही बात है ना, सुन लेना। हुकूमत कौन है? हुकूमत यही वाले आप कह रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट? एक मिनट ना, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक ही है ना इस वक्त। हुकूमत कौन है? जो कि पार्लियामेंट में ज्यादा जिसकी अक्सरियत है, ठीक है। हुकूमत ने जो बिल पास किया उन्होंने माना ना, नहीं आप यही बात कर रहे हैं ना कि जो हुकूमत ने कहा उन्होंने माना। ये फिर वही बात है कि हुकूमत ने शाहजी नहीं किया कि वो ये कहते हैं, सुन लेना, मैं अब आपको आपकी आर्ग्यूमेंट बता देता हूँ। उन्होंने ये कहते हैं, वो काजी साहब ये कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट को सुप्रीम समझता हूँ, जो कि बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, मैं कोई उसके, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि काजी साहब ने इस इकदाम से जो अपने इंस्टीट्यूशन की, या तो ना कहें कि जी नहीं ये मेरे इंस्टीट्यूशन में काम में मुदाखलत है, पार्लियामेंट अपना काम करे, ठीक है। क्या इनके इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहे हैं? क्या पार्लियामेंट अपना काम कर रही है? दोनों नहीं कर रहे हैं ना काम तो दोनों नहीं कर रहे। तो काजी साहब ने अपने इंस्टीट्यूशन के लिए भी नहीं खड़े हुए, जैसा कहा गया वैसा उन्होंने किया और कोई इतराज़ भी नहीं किया। और ये तरमीम क्यों लेके आए थे? ये अता बंदियाल साहब की वजह से लेके आए थे, क्योंकि उमर अता बंदियाल साहब क्या करते थे, एजाजुल हसन, वो मुनीब साहब और मुज़ाहिर अकबर नकवी, इस तरह के जजेस की अपनी पसंद की वो बना देते थे, उनके लिए लाए थे। शाहजी, जो उमर अता बंदियाल था आउट गोइंग था उस टाइम जब ये लेजिस्लेशन आई थी, फिर उसके बाद चैलेंज हो गया, सारा कुछ हुआ, तो वो उमर अता बंदियाल का तो चंद एक माह थे या जो भी एक टेन्योर था, ये आगे के लिए एक सिस्टम के लिए देखें, ये अदलिया को अगर काम करना है तो इसी तरह ही होता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से। और दूसरा जो इस आप ये कह रहे थे ना कि हुकूमत की बात उन्होंने मानी,
हुकूमत की बात नहीं मानी। उनका ये मानना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो कानून साजी किसी भी कानून साजी किसी भी किस्म की कर सकती है। तो ये उस सेंस में जो उन्होंने वो लिया। और जहाँ तक ये इसका है एक्सटेंशन का, मैं अब भी आज के दिन ना, सुन ले मेरी बात, आप जो मर्जी कहें मैं मान लूंगा, आप भाई हैं अब, ठीक है, आपसे तो वो नहीं है ना। नहीं शाहजी, आज के दिन में जितनी ज्यादा सूरत-ए-हाल खराब है ना, उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदार अदलिया है। मानते हैं इस बात को? और अदलिया के सरबराह कौन है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। बस मेरा आर्गुमेंट खत्म है। आप उनके हक में जो मर्जी कहें। मैं उसके हक में नहीं, मैं सिर्फ अपनी एक बात, मैं अब भी ये समझता हूँ अगर हुकूमत ये एक्सटेंशन का वो बिल पास कर ले, आईनी तरमीम, फिर भी मैं ये इन्फॉर्मेशन बेस नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के, नहीं ट्रैक रिकॉर्ड देख के ना, मैं ये समझता हूँ ये एक्सटेंशन नहीं लेंगे, इस्तीफा दे देंगे। हमने इफ्तिखार चौधरी साहब को हीरो बनाया, हम मीडिया वालों ने, नतीजा देख लें उन्होंने क्या तबाही की। हम लोगों को हीरो और विलन बनाते हैं। नहीं शाहजी, आप तो मीडिया विलन बना रहे हैं ना, आप तो विलन ही बना रहे हैं। हीरो भी कुछ बना रहे हैं ना, आप हीरो बना रहे हैं। नहीं, मैं हीरो नहीं बना, मैं हकायक के साथ, आप मेरे साथ हकायक के साथ बात करें। मैं हकायक की बात कर, लेकिन आप मुझे देखें, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब के हक में ही एक कैंपेन चलाई हुई है। कोई एक तनकीद मुझे बता दे, नहीं है उनकी तरफ से आएगी। एक खास ग्रुप नजर आएगा और एक खास ग्रुप नजर आएगा जो उनके बिल्कुल मुखालिफ ही चल रहा है। हम केस टू केस तो चीजों को ऑब्जर्व नहीं केस टू केस ही देखते। और हम ये भी नहीं मानते कि कोई भी जज हो वो इंसान होता है बेसिकली, वो गलतियां भी करता है और वो दुरुस्त काम भी करता है, ठीक है। ये हालिया अदवार में जितने भी एक बड़े बड़े आईनी बहरान आए, उसमें अदलिया का कहाँ पर खड़ी थी? मैं बताता हूँ इस पे, फिर वो बहस लंबी हो जाएगी शाहजी। वही बात है, अदलिया का पहले होता ये था, सुओ मोटो ले लिया जाता था। कोई इस तरह का बहरान आता था ना, सुओ मोटो ले लिया जाता। अब क्यों नहीं लिया जाता? चीफ जस्टिस को ब्लेम किया जाता है कि ये खामोश होकर बैठ गए, 6 जजेस के ऊपर प्रेशर आया, इस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला, उनको ब्लैकमेल किया, सब कुछ किया, चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं किया। मेरी ये बात बताएं, ये 3 की कमेटी है, चीफ जस्टिस अकेला है, दूसरी साइड पे 2 की मेजॉरिटी है। वो 2 भी बैठ के एक कॉन्स्टिट्यूट करके सुओ मोटो ले सकते हैं। वो कोई भी जो है ना इस हवाले से केस का बेंच बना के वो इन 6 जजेस को रिलीफ दे सकते थे। किया इन्होंने, लेकिन टारगेट काजी फायज ईसा को किया जाता है। तो ये केस टू केस और हकायक की बुनियाद के ऊपर भी बात करें ना, तो मेरा ख्याल है आपके साथ मैं पूरा दिन बहस करने के लिए वो बहरहाल इस पे किसी दिन मजीद बहस होगी तो वाली मैं तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपने कहना कि वो ठीक है, तो मैं नहीं शाहजी, आप मेरे साथ हकायक के साथ कि जजेस का 6 जजेस को हरासा किया गया, मैं भी मानता हूँ, गलत किया गया, बिल्कुल। तो काजी साहब ने बुलाया किसी को? बिल्कुल बुलाया, फुल कोर्ट भी बैठा। आप ये फिर ये तो किसको बुलाना चाहिए था? किसको? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते ना। फिर यार मेरी बात सुने ना, जजों ने खत लिखा, जजों ने कहा कि जी हमारा चीफ जस्टिस जो है ना, आपने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद किया। तो काजी साहब को किस पे एक्शन लेना चाहिए था? उन्होंने क्या किया पहले ये बताएं। उन्होंने अपने घर में ही एक्शन ले लिया। उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उसके बाद उन्होंने जो पहले एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, बेंच ने ये कहा कि एक कमीशन बनना चाहिए, इंक्वायरी ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत। यार वही उमर ताब बंदयाल साहब वाली बात ना, उसको अपनी पसंद के जज लगा दे, काम आगे बढ़े ना। शाहजी अपनी पसंद के हेड करते, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद तो अपनी पसंद के नहीं होते ना। मेरी बात सुने, वो खुद बन सकते थे ना, आ सकते थे ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, खुद बनते। जिन पे इल्जाम था उनको भी लगा लेते, बुला लेते, और जिन्होंने लगाया था बुला लेते। उधर नहीं जाना है इसलिए कि वहां पर मामलात हैं, ठीक है। छोड़ें अब इस बात को, वो क्विकली वो बता दें। मुझे ये बताएं, वो जज हुमायूं दिलावर के हवाले से ये था कि उनको हिरासा किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान के खिलाफ उन्होंने फैसला दिया था तोशाखाना केस वाला। उसके बाद ये हुआ कि इनकी फैमिली के ऊपर कोई पर्चे शर्चे किए गए कि उनके ऊपर मुबैना तौर के ऊपर कोई हाउसिंग सोसाइटी की कोई ज़मीन का जो है वो खुद बुद का था। फिर फाइनल ये हुआ कि उनके खिलाफ KP गवर्नमेंट ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ये हो गया, ये रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं। अब आप बताएं कि आगे क्या हुआ। मेरे पास जो खबर है, मैं चूँकि ये लिखी हुई है, मैं उसका मोटे मोटे पॉइंट पढ़ देता हूँ। इनके जो जज साहब हैं हुमायूं दिलावर,
हुमायूं दिलावर साहब के एक भांजे हैं, भतीजे हैं, उन्होंने FIA साइबर क्राइम में एक दरख्वास्त दी। उन्होंने इमरान रियाज और तकरीबन 7-8 और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अच्छा, उनके खिलाफ दरख्वास्त दी कि इन्होंने हरासा किया है हमें, इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की और अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो FIA ने इंक्वायरी के बाद इन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अच्छा, इंक्वायरी करने के बाद इनको कोई ये मुकदमा दर्ज हो गया। अच्छा, यानी कि इमरान रियाज और इनके इस तरह के जो कोई और भी नामजद हैं इसमें? 7-8 लोग हैं। अच्छा, हाँ, तो मुकदमा दर्ज हो गया, तो उधर भी एक कार्रवाई है, इधर भी एक कार्रवाई है, तो ये चल रहा है। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपने मालूमात देनी है कोई तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए।